लिखवाऊंगी तो आप उसको क्या करेंगे? लिखेंगे। अब आपने क्या खाया? खाया था उसको, ठीक है। तो ये बच्चा क्या है? सारी क्रिया। देखिए ये जो सारी शब्द है वे सारे क्या कहलाते हैं? क्रिया शब्द कहलाते हैं। कार्य को करना, कार्य को करना, जो कार्य हमारे द्वारा, हमारे अंगों के द्वारा किया जाता है। जैसे मैंने लिखा है, मेरे अंगों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आपने बोला, आपके मुंह का प्रयोग हुआ। हमने अगर खाया है तो हमारे हाथों का प्रयोग हुआ, हमारे हर एक अंग ने पार्टिसिपेट किया। तो वो सारी बातें क्या कहलाती हैं? क्रिया, जिसको इंग्लिश में हम एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। एक्शन वर्ड्स, अंडरस्टूड? देखिए यहाँ पर भी हम देखेंगे कार्य की करने की क्षमता जिसमें होती है, जिन शब्दों से किसी कार्य को करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। कोई भी काम, जैसे देखिए बच्चा क्या कर रहा है? हंस रहा है, ये इसकी क्रिया है, ठीक है। तो सीता का क्या कर रही है? चल रही है। तो ये सारी बातें मिलकर हमें क्या सिखाती है? क्रिया बताती है। अब करने आएंगे तो पंखे चलेंगे, तो पंखे की क्या होगा? वो चलेगा, वो उसकी क्रिया होगी। तो कुल मिलाकर हमारा आज का क्या टॉपिक है? क्रिया। क्रिया को आज हम देखेंगे। देखिए बच्चे, आज का हमारा टॉपिक क्रिया और उसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। इन वाक्यों को देखिए। इन वाक्यों को देखिए। दिया खाना खा रही है। दिया के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, वो क्या कर रही है? खाना खा रही है। कौन कर रही है? दिया खाना खा रही है। तो ये कार्य को करने वाला संज्ञा शब्द है, यानी करता है। कार्य को करने वाला संज्ञा शब्द यानी कर्ता शब्द है ये, ठीक है। इसको संज्ञा भी कह देंगे क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है ये। तो उसकी क्रिया क्या चल रही है? वो खाना खा रही है। उसकी क्रिया क्या है? वो खाना खा रही है। जैसे हमने इधर भी देखा कि ये चल रही है, ये हंस रही है, और दिया क्या कर रही है? खा रही है। ये दिया की क्रिया है, ठीक है। रमन स्कूल जा रहा है। रमन की क्रिया क्या है? वो स्कूल जा रहा है। तो हमने पूछा कौन स्कूल जा रहा है? रमन। तो रमन क्या है यहाँ पर? कार्य को करने वाला कर्ता। तो क्या कार्य किया जा रहा है? वो स्कूल जा रहा है, चल रहा है वो। समझ आई? देखिए बच्चे आगे। इन वाक्यों में खा रही है और जा रहा है से हमें पता चलता है कि कार्य हो रहा है, का कार्य किया जा रहा है। किनके द्वारा? दिया और रमन के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। जिस ये शब्द है क्रिया। किसी कार्य के करने या कार्य के होने का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से, जैसे मैंने आगे ही कहा, चलना, पढ़ना, बोलना, लिखना या खाना, ये सारे शब्द क्या है? क्रिया शब्द है। तो परिभाषा हमें क्या सिखाती है? जिस शब्द से क्रिया के करने या होने का बोध हो। खाना खा रही थी, वो हो रहा था कार्य। चल रही थी मैं, ये सारे शब्द क्या है? क्रिया शब्द है ये। जैसे पढ़ना, ये आपकी क्रिया है। लिखना, खाया भी आपने खाना, ये सारी क्या है? क्रिया शब्द है। इसके साथ और भी बहुत से शब्द होते हैं। पीयूष खेल रहा है, पीयूष खेल रहा है। तो यहाँ पर हम पूछेंगे कौन खेल रहा है? पीयूष खेल रहा है। पीयूष खेलने की क्रिया कर रहा है। पीयूष ही है जो कार्य को कर रहा है, वो करता है, ठीक है। तो एक बात हम ध्यान से सुनेंगे कि बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूर्ण वाक्य नहीं होता, या अपने शब्दों में कहें कि कोई भी क्रिया के बगैर वाक्य पूरा नहीं होता। हर एक वाक्य में क्रिया शब्द लगाने की जरूरत हमें अवश्य होती है। यदि हम वाक्य में ये ढूंढें कि क्या किया जा रहा है, तो हमें क्रिया का पता चल जाता है। क्या किया जा रहा था? पीयूष क्या कर रहा था? खेल रहा था। दिया क्या कर रही थी? खाना खा रही थी। हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो ये सारे शब्दों में हमने क्या देखा? क्रिया का होना अवश्य है हर एक वाक्य में। समझ आई बेटा? किसी वाक्य में सबसे पहले क्रिया का पता लगाने के लिए
उसके आधार कर्ता या कर्म का अनुमान लगाया जा सकता है। कर्ता मैंने पहले ही कहा था, कर्ता क्या है? कार्य को करने वाला संज्ञा शब्द है। कर्म है जिसके द्वारा ये कार्य किया जा रहा होता है, जिसके कार्य चीज के द्वारा या किसी वस्तु के द्वारा ये काम किया जा रहा होता है, वो शब्द कर्म कहलाते हैं। समझ आई सबको? आगे देखेंगे। रीना खाना बना रही है। देखिए जी, रीना खाना बना रही है, तो कौन खाना बना रही है? रीना। तो बनाना उसकी क्या है? क्रिया। तो हम पढ़ रहे हैं, तो कर्म क्या होता है? क्या बना रही है? खाना बना रही है। तो कार्य तो किसके द्वारा होता है? क्रिया किसके द्वारा हो रही है? खाना बना रही है। क्या बना रही है? तो ये कर्म सहित वाक्य है। कर्म सहित वाक्य है। यहाँ पर यदि देखा जाए कि क्या कार्य किया जा रहा है, क्या कार्य किया जा रहा है, तो हम देखेंगे कि खाना बनाया जा रहा है। इसलिए ठीक है, क्रिया है। ये क्रिया शब्द है। अब इस क्रिया के आधार पर ही हम कर्ता या कर्म का पता लगाएंगे। देखेंगे इसी से तो ही कौन कर्म खाना क्या है? बना तो रहा कौन है? खाना बना रहा है? रीना के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। तो रीना इसमें क्या है? कर्ता, कार्य को करने वाली। समझ आई? रीना यानी यहाँ रीना करता है। करता है, तो और क्या रीना बना क्या बना रही रही है? है? वो खाना बना रही है। देखिए, रीना क्या कर रही है? खाना बना रही है। पूरा एक जब देखेंगे कि रीना के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? खाना बनाया जा रहा है। तो इसमें क्या कार्य हो रहा है? खाना बनाया जा रहा है। वो पूरी की पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? वो क्रिया है। ठीक है, तो कौन बना रहा है? तो जब हम क्या करके प्रश्न पूछेंगे कि रीना क्या बना रही है, तो हम केवल ये देखेंगे, वो खाना बना रही है। समझ आई सबको? चलेंगे आगे, इसके उदाहरण फिर आप ही उसको देखोगे। क्रिया से ही हमें ये पता चलता है देखिए, कि कर्ता हम देखेंगे एक वचन है कि बहुवचन है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग उत्तम है, पुरुष है, उत्तम है, मध्यम है या अन्य पुरुष है, सजीव है या या निर्जीव, निर्जीव है या काल का भी पता भी हमें क्रिया से ही चलता है। देखिए इसको बड़े ध्यान से। रीना क्या थी? एक थी। तो रीना सिंगुलर थी, वहां पर एक व्यक्ति खाना बना रहा था, तो वो एक वचन है। अगर हम कहते रीना और माता जी खाना बना रहे हैं, तो वो बहुवचन। वेरी गुड, वो बहुवचन होता। तो हम कहेंगे रीना और पिताजी खाना बना रहे हैं, तो पिताजी इसमें क्या है? पुल्लिंग। और रीना क्या है? स्त्रीलिंग। दोनों आ गए, क्रिया से ही पता चला। उत्तम पुरुष, रीना ने खाना बनाया। ठीक है, पहला है उत्तम पुरुष, दैट इज फर्स्ट पर्सन, वो पहला व्यक्ति है खाना बनाने वाला। मध्य पुरुष, रीना और पिताजी ने मिलकर खाना बनाया। रीना और पिताजी खाना बना रहे हैं। मेहमानों के लिए जो अभी वहां पर नहीं है, मेहमान बाद में आएंगे, उनके लिए खाना बनाया जो उस समय वहां पर नहीं है, अन्य पुरुष है वो। पहला उत्तम पुरुष जो कार्य कर रहा है। दूसरा जिसके साथ, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं श्रोता हूँ, मैं वक्ता हूँ, बोल रही हूँ, फर्स्ट पर्सन। आप सुन रहे हो, आप वक्ता हो। हम तीसरे मेहमान की बात कर रहे हैं जो अभी आएगा यहाँ पर, वो अन्य पर्सन है, अन्य पुरुष है जो यहाँ पर नहीं है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इंग्लिश में भी हम पढ़ते हैं। सजीव है, जीवित प्राणी है, वो जीवित प्राणी है। रीना क्या है? जीवित प्राणी है, लेकिन खाना क्या था? निर्जीव है, वो हम खा जाएंगे इसको। ठीक है, दैट मीन कि वो निर्जीव वस्तु है। काल, अभी आएंगे, अभी आएंगे। काल, अभी आए नहीं है, आएंगे या आ चुके हैं या आ रहे हैं, वहां पर हमें समय का पता चलता है। अंडरस्टूड? समझ आई सबको? आगे चलें। क्रिया से ही चलता है। एक क्रिया के कई रूप होते हैं। कई रूप होते हैं, जैसे एक ही पढ़ शब्द भी है। है, देखिए पढ़ना। पढ़, एक ही शब्द है पढ़, लेकिन इसके बड़े सारे रूप आ जाते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, काल, वचन, चाहे हम उसको निर्जीव में, सजीव में देखें, इसके बड़े सारे रूप हो जाते हैं। देखिए एक जो शब्द है, ये है मूल धातु। क्या है ये? मूल धातु शब्द है। जहां से ही सारे ये आगे हम उसको समझेंगे कि क्या है। पढ़ा, पढ़ से ही पढ़ना, पढ़ से ही पढ़ो,
सभी रूपों में जो अंश समान रूप से मिलता है आज देखिए उसे आपको क्रिया सब की में धातु यही दिख कहते रहा है, हैं। यही धातु है, यहाँ यही मूल शब्द पर है। धातु है। समझ आई? जिस मूल रूप से क्रिया को देखिए जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है, चाहे वो स्त्रीलिंग में आ जाएगा, चाहे पुल्लिंग में, चाहे कार्य, चाहे एकवचन, चाहे बहुवचन में आ जाएगा, लेकिन शब्द क्या होगा? मूल शब्द ही होगा, जिसको अलग अलग समय के अनुसार हम चेंज करते जाएंगे, उसे धातु कहते हैं। ये क्रिया का एक ही रूप है, पढ़, चल, बोल, सुन, उसको चेंज करते जाएंगे हम, स्थितियों के अनुसार उसको, समय के अनुसार उसको चेंज करते जाएंगे। धातु को ही क्रिया का मूल शब्द कहते हैं। वही शब्द है जो हर एक सिचुएशन, हर एक स्थिति परिस्थिति के अनुसार वो बदलता जाता है। बनाया जाता है उसे धातु कहते हैं। ये क्रिया का ही एक रूप होता है। धातु को क्रिया का देखिए मूल रूप इसके कहते और भी हैं। हम उदाहरण देखेंगे, जैसे बोल पढ़, हमने देखा, पढ़ का हमने देखा। गा, हंस, देख। चलिए इसका ही चलिए कनिष्का बोल का बनाइए। बोलना, बोले, बोलता। आगे लिख का बनाइए प्रियांशी। लिखना, लिखता, लिखे, लिखो। शाबाश। समिष्ठा। देखना, देखो, देखिए। शाबाश। तो आपको पता चल गया कि यही मूल शब्द है जिससे क्रिया या स्थिति के या परिस्थितियों उसको चेंज करके उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। समझ आई? सब बोल, समझ आया? आदि। किसी भी धातु में देखिए ना मूल जोड़कर धातु ये शब्द है, ना जोड़कर हम उसको सामान्य रूप को बनाया जा सकता है। जैसे ठीक है, परिस्थितियों के बोल का से बना बोलना, देख से देखना, सुन अन्य से देख। सुनना, अलग अलग से देखेंगे धातु एक ही रहेगा, मूल शब्द एक ही रहेगा। ठीक है? क्रिया के भेद दो आधार में बटे हैं। दो आधार में बटे हैं क्रिया के भेद, प्रयोग के आधार पर और संरचना के आधार पर। लेकिन आज हम प्रयोग के आधार पर ही अपने भेदों को जानेंगे। तो इधर देखेंगे अकर्मक, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कौन कौन से है? देखेंगे अब इनको कि ये क्या हमें समझाते हैं। प्रयोग के आधार पर पहले हम क्रिया के देखेंगे दो प्रयोग भेद के होते हैं। आधार पर क्रिया के सकर्मक सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। स का शब्द हमें क्या समझाता है? कर्म सहित। स शब्द हमें क्या समझाता है? कर्म सहित। अ शब्द हमें क्या कहता है? कर्म रहित। कर्म रहित या कर्महीन शब्द है वो। समझ आई वाक्य? कर्म के साथ जो वाक्य है वो सकर्मक, लेकिन जो कर्म के हीन है या कर्म के रहित है वो अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। सकर्मक क्रिया, क्रिया या फल जब कर्ता के बजाय कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए कर्म जो है वो कर्ता के बजाय कर्म पर पड़ता है। कार्य करने वाले के बजाय कार्य किसके द्वारा हो रहा है, क्रिया किसके द्वारा हो रही है, उसका फल सारा जब कर्म पर पड़ता है, इसका मतलब है कि वो वाक्य कर्म सहित है, यानी उसमें कर्म है। कहते हैं। जैसे रमन पत्र लिख रहा है। देखेंगे इधर लिखना क्या है उसकी क्रिया। कौन पत्र लिख रहा है? रमन। तो क्या करके जब हम प्रश्न पूछते हैं, पत्र की जगह हम लिख देंगे कि रमन क्या लिख रहा है, तो हमें उत्तर अवश्य प्राप्त होगा। क्या करके जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हमें उत्तर अवश्य प्राप्त होगा। जैसे मैं आपको पूछती हूँ रमन क्या लिख रहा है, तो हमें उत्तर प्राप्त हुआ।
पीना, करना और लाना सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया है यानी कर्म सहित कर्म के क्रियाएं आधार हैं। पर सकर्मक ठीक है? क्रिया के दो भेद दो हैं। भेद है। हाँ, आज के एक देखिए कर्मक क्रिया एक कर्मक और क्रिया द्विकर्मक क्रिया। देखिए यहीं से ही पहले हम अपने टॉपिक को समझेंगे। एक कर्मक क्रिया जिसमें एक ही कर्म है, जिसमें वाक्य में जब एक ही कर्मक होता है तो वहां पर एक कर्मक क्रिया होती है। द्विकर्मक यानी दो, इसमें दो कर्म है यानी ये वाक्य में दो कर्म सहित है इसमें, क्योंकि ये सकर्मक क्रिया है, कर्म है इसमें। जिस क्रिया में केवल एक ही कर्म होता है वहां उसे पर एक कर्मक क्रिया हैं। कहते हैं। यानी कि कर्ता द्वारा की गई क्रिया क्रिया का फल फल केवल एक ही कर्म पर पड़ता है, एक ही जैसे कर्म पर पड़ेगा। मीनल सब्जी काट रही है। देखिए जी, मीनल काम को करने वाली क्या है? कर्ता। तो उसकी क्रिया क्या है? काट रही है। तो क्या काट रही है? सब्जी। तो कितने कर्म है इसमें? एक ही कर्म है इसमें। यहाँ मीनल द्वारा काटने की क्रिया का फल सब्जी पर पड़ रहा है। ठीक है, सब्जी पर पड़ रहा है, एक कर्मक क्रिया है ये। एक कर्मक क्रिया के कुछ और उदाहरण देखते हैं। देखिए जी, अब फिर से देखेंगे और उदाहरण देखेंगे। रितेश उड़ाता है, क्या उड़ाता है? पतंग। एक एक करके मैं रिया सब्जी खरीदती है। कौन सब्जी खरीदती है? क्या कर रही है? क्या खरीदती है? बैठो प्रियंक। किसान फसल काट रहा है, उसकी क्रिया क्या हो रही है? वो फसल को काट रहा है। तो कितने कर्म है इसमें? एक ही कर्म है। अगर एक ही कर्म है तो वो एक कर्मक क्रिया कहलाती है। अगर जिस वाक्य में एक कर्म है तो वो एक कर्मक की क्रिया कहलाएगी। जिस क्रिया के साथ दो कर्म जुड़े होंगे, जिस क्रिया के साथ दो कर्म जुड़े होंगे। देखिए इसका उदाहरण मैं आपको दिखाती हूँ। रीत पौधों को पानी दे रही है। रीत पौधों को पानी दे रही है। कौन दे रही है? रीत। क्या कर रही है? पानी दे रही है। ठीक है, तो पानी क्या है इसमें? कर्म है, एक कर्म। किसको पानी दे रही है? पौधों को पानी दे रही है, यानी ये इसमें कितने कर्म है? दो कर्म है। तो इसको क्या कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया। शाबाश, इसको द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। इन दोनों कर्मों में से प्रायः पहला कर्म प्राणीवाचक होता और है। दूसरा कर्म अप्राणी। देखिए जी, रीत क्या थी? प्राणी, मनुष्य, मानव जिसमें प्राण है, प्राणी है। लेकिन पौधे क्या थे? अप्राणीवाचक। उनमें क्या है? उसको वो पानी से सींच रही है। साथ ही प्राणीवाचक कर्म गौण कर्म होता गौण है कर्म होता है और अप्राणीवाचक जो होता है वो मुख्य कर्म, यानी मुख्य कर्म। क्रिया का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से अप्राणीवाचक पर पड़ता है। बाद में फिर वो आगे आएगा प्राणीवाचक पे। यानी मुख्य कर्म है ये क्रिया का, जब प्रत्यक्ष रूप से अप्राणीवाचक पर ही प्रभाव सीधा पड़ेगा। होता है जिस पर क्रिया का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। प्रत्यक्ष यानी सीधा प्रभाव उस पर पड़ेगा। विभक्ति चिन्ह का विभक्ति प्रयोग चिन्ह अवश्य होगा। देखिए पौधों को, तो वो क्या है? विभक्ति चिन्ह है। तो अप्राणीवाचक में और गौण शब्दों में प्रथम कर्म में हमेशा विभक्ति चिन्ह सहित होगा, विभक्ति चिन्ह के साथ लगेगा। लेकिन जो दूसरा द्वितीय कर्म होगा उसके साथ विभक्ति चिन्ह नहीं होता है। समझ आई? देखिए हम उदाहरण के लिए देखिए जी, सीमा बच्चे को खाना खिलाती है। खिलाना उसकी क्रिया है। किसको कौन खिला रही है? सीमा। क्या खिला रही है? खाना। किसको खिला रही है? बच्चे को। बच्चे को खाना खिला रही है। तो देखिए पहला जो था हमने पढ़ा, बच्चा प्राणी है। बच्चा क्या है? प्राणी है। तो उसके साथ क्या आया? विभक्ति चिन्ह आया। लेकिन जो अप्राणी है उसके साथ नहीं आया। तो इसका मतलब ये द्विकर्मक क्रिया है। समझ आए सबको? चले आगे। सीमा बच्चे को खाना खिलाती है। यहाँ प्रथम कर्म बच्चा है और द्वितीय कर्म है खाना। बच्चा एक प्राणीवाचक प्राणी है, कर्म है। यही समझा
समझाया? और खाना एक अप्राणीवाचक है। ठीक है, बच्चा गौण बच्चा है गौण कर्म है और खाना मुख्य कर्म है। बच्चे के साथ विभक्ति चिन्ह है और खाने के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं है। ठीक है, और खाना जो कि समझाया मुख्य कर्म सबको? है उसके साथ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं नहीं है। है। द्विकर्मक क्रिया के कुछ और उदाहरण देखें। देखिए जी, चलिए जी कनिष्का आइए जरा, द्विकर्मक क्रिया के दोनों बताइए। ये द्विकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें हमें पता चल रहा है कि बच्चों को कौन पढ़ा रहा है। तो बच्चों को शिक्षक पढ़ा रहा है और यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ये यहाँ पे क्रिया हो रही है। शिक्षक किसको पढ़ा रहा है? बच्चों को, तो इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया है। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। मनीष बकरी को चरा रहा है, मोहन साबुन से हाथ धो रहा है। ठीक है, तो आलिया आइए जरा, जल्दी से जल्दी से। यहाँ पे हमें ये जो मोहन जो है वो करता है और जो मोहन क्या कर रहा है, हाथ धो रहा है। ये हमें इसकी क्रिया दी है। हाथ 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 किसके साथ धो रहा है? मोहन साबुन के साथ धो रहा है, इसलिए यही कर्मक क्रिया है। देखिए बेटा, साबुन से पहला कर्म हाथ धोना, धोना उसकी क्रिया है, धोना उसकी क्रिया है। क्या धो रहा है? हाथ। किससे धो रहा है? साबुन से। समझ आई द्विकर्मक क्रिया की? पहला जो है वो विभक्ति चिन्ह के साथ, दूसरा अप्राणीवाचक है तो वो विभक्ति चिन्ह के बगैर होगा। ठीक है, अकर्मक क्रिया। अब आएंगे हम अपना, तो ये समझ आया बेटा, सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक और एककर्मक समझ आया। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो है अकर्मक क्रिया। जैसे मैंने पहले कहा है, बताया, जो क्रिया कर्म रहित होती है, उसमें कर्म नहीं है, तो उसका पता कैसे लगाए कि ये कर्म रहित है? उसका पता हम देखेंगे कैसे लगता है जब हम कौन करके प्रश्न करते हैं, कौन ये कार्य कर रहा है, किसके द्वारा ये कार्य, कौन करके हमें जब उत्तर प्राप्त होता है और क्या करके उत्तर प्राप्त नहीं होता, उसमें निस्संदेह वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। देखिए जी, अकर्मक क्रिया कहते हैं कर्म रहित है वो। अकर्मक क्रिया में क्या है वो? कर्म रहित है, वो सीधा क्रिया का फल जो है वो कार्य को करने वाले संज्ञाशब्द कर्ता पर पड़ेगा। जैसे अमर खा रहा है। अमर खा रहा है, इस वाक्य में अमर, देखिए जी, खा रहा है, तो हमने पूछा अमर क्या खा रहा है, उत्तर प्राप्त हुआ? तो इसका पहला जो बताया था, जब हमें क्या करके उत्तर प्राप्त नहीं होता है, वहां पर अकर्मक क्रिया है। अगर हम पूछेंगे कौन खाना खा रहा है, तो हमें उत्तर प्राप्त अवश्य होगा। जब कौन करके प्रश्न पूछा जाता है तो अवश्य उत्तर प्राप्त होता है, लेकिन जब क्या करके प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर प्राप्त नहीं होता, तो वहां पर अकर्मक क्रिया है, यानी कर्म रहित क्रिया है, उसमें कर्म नहीं है, कर्महीन क्रिया है वो। समझ आई? करता है और खा रहा है क्रिया है, में कर्म नहीं है, कर्म है ही नहीं इसमें। अमर के द्वारा जो खाने की क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, अकर्मक क्रिया है। समझ आया? इसी प्रकार बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, सूरज डूब रहा है, डूब रहा है, वो सो रहा है, सो रहा है। देखिए जी, हम पूछेंगे एक एक करके, मैं बोलूंगी चलिए बेटा, बच्चा रो रहा है, तो नैना कौन रो रहा है? बच्चा रो रहा है, यानी क्रिया का प्रभाव सीधा किस पर पड़ा? कार्य को करने वाले पर पड़ा। उड़ रहे हैं, कौन उड़ रहे हैं? पक्षी पक्षी उड़ रहे हैं, कार्य को करने की क्रिया का फल किस पर पड़ा? तन्वी। डूब रहा
प्रश्न करें कौन प्रश्न करेंगे तो हमें अवश्य उत्तर प्राप्त होगा, पक्षी, ठीक है। सूरज, लेकिन अगर हम क्या करके और आप प्रश्न पूछते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त नहीं होगा। अमन प्राप्त होते हैं। अतः इन वाक्यों में रोना, उड़ना, डूबना, सोना और लिखना अकर्मक क्रियाएं हैं। क्रिया है क्योंकि इसमें कर्म है ही नहीं है। संरचना के आधार पर क्रिया के 6 देखिए जी, सकर्मक और अकर्मक के लिए हमने पढ़ा, ठीक है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में उदाहरण के साथ अंतर दीजिए। बोलिए जी मन्नत, सकर्मक क्रिया की बोलिए। सकर्मक क्रिया, कर्म सहित क्रिया। अमर खाना खा रहा है। अमर खाना खा रहा है। खा रहा है। बैठिए जी। साक्षी बोलिए अकर्मक क्रिया। रीना सो रही है। रीना सो रही है। दीपिका आ जाइए, बताइए जी। सकर्मक क्रिया अमर खा रहा है, इसमें कर्म क्या है, इसमें कर्ता क्या है और इसमें क्रिया क्या है? अमर करता है क्योंकि वो काम कर रहा है, खाना खा रहा है, और खाना कर्म है और खा रहा क्रिया है। वेरी गुड, क्लैप फॉर हर। चलिए नेक्स्ट आ जाओ साक्षी, बताइए अकर्मक क्रिया। इसमें ये करता है और वह ये क्रिया है। तो क्यों ये अकर्मक क्रिया है ये बताइए बच्चों को, क्यों ये अकर्मक क्रिया है? क्योंकि यहाँ पे हमने इसे कौन का प्रश्न किया है, तो कौन सो रही है, रीना सो रही है। वेरी गुड, कौन सो रही है? रीना सो रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए जी, एक कर्मक और द्विकर्मक के दो वाक्य लिखिए। हम यहाँ से ही बुलाएंगे बच्चों को, वही आंसर देंगे। तो एक कर्मक क्रिया वो है, क्या है एक कर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म है, और द्विकर्मक क्रिया है जिसमें दो कर्म है, ठीक है। आ जाइए आलिया के साथ। बताइए जी, ऐसे बोल करके बताइए आप। एक कर्मक क्रिया की रीना खाना खा रही है, वो एक कर्मक क्रिया, और द्विकर्मक क्रिया क्या आएगी, रीना पौधों को पानी दे रही है। शाबाश। दो कर्म है जिसमें, और द्विकर्मक क्रिया के कैसे हमें पता चलेगा कि द्विकर्मक क्रिया है ये? क्योंकि उसमें दो कर्म होंगे। जैसे रीना पौधों को पानी दे रही है, तो रीना पौधों को पानी दे रही है, पौधा और जो पानी है वो दो कर्म में से दिए गए हैं, जिससे पता चल रहा है कि ये द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया है, शाबाश। क्लैप फॉर हर। धातु क्या है, मूल शब्द क्या है जिसे अलग अलग प्रकार से क्रिया में स्थितियों के अनुसार या परिस्थितियों के अनुसार चेंजेस
लिए आप सभी का हमारे ओर से हार्दिक स्वागत। आज हमारे बीच दो टीमें हैं, टीम 1 और टीम 2। हमारे साथ इस समय दोनों टीमों के कप्तान यहाँ मौजूद हैं। आइए अब हम टॉस करें। इसके लिए टॉस पर क्लिक करें। टीम 2 ने टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी करने की ठानी है। इस ओवर की ये पहली बॉल। बताइए जल्दी से। आग बुझाने के बाद धुआं लगातार निकल रहा है। सार्थक है निरर्थक? जल्दी से, टाइम इज ओवर। धीमा लेकिन सदा हुआ। टीम के लिए 2 रन। इस ओवर की ये दूसरी बॉल। थोड़ा आराम करके तथा पानी पीकर अब काम करेंगे। सार्थक है निरर्थक? ये तीसरी बॉल इस ओवर की। काम कर के सभी का हाल बेहाल हो गया है। सार्थक निरर्थक? बढ़िया कैच और ये बल्लेबाज आउट। इस ओवर की ये चौथी बॉल। अब तो लगता है कि इस जीवन विगन में कुछ भी नहीं रहा। सार्थक निरर्थक? सीधे बाउंड्री। ओवर की ये पांचवी बॉल। उस झाड़ के नीचे बैठे व्यक्ति को खाना दे आओ। सार्थक निरर्थक? बोल्ड और ये बल्लेबाज आउट। इस ओवर की ये आखिरी बॉल। देखो मुझे परेशान मत करो। सार्थक निरर्थक? बोलो जल्दी से। उसे विकेट मिला। चलिए अब अब आपकी बारी है बल्लेबाजी करने की। आपको इस खेल में जीतने के लिए खूब रन बनाने होंगे। बहुत रन बनाने। ये प्रश्न टीम 1 के लिए है। प्रश्न देखते ही सही विकल्प पर क्लिक करें। याद रखें, शीघ्रता से सही उत्तर देने पर आप अधिक रन बना पाएंगे। इस ओवर की ये पहली बॉल। इस नाटक में कई अंक हैं। सार्थक निरर्थक? सही उत्तर